हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को आपको याद कर लेना है कि द एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 था ना, वो बेसिकली ये फार्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से रिलेटेड था। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी इसका आंसर होगा कि द फार्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो देखिए, जिस ट्रीटी ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया, ये है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्न। इनमें से कौन जो है ना वो फाउंडर थे यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी, जो कि बर्न में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये हैं गेसिपी मेजिनी। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, गेसिपी मेजिनी ने यंग यूरोप को फाउंड किया था। कौन से शहर में? बर्न में, है ना। और ये एक अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी था। ये सारे के सारे जो है ना आप याद कर लीजिएगा, ये शहर, यंग यूरोप और सीक्रेट सोसाइटी, ये भी एमसीक्यू में आ सकते हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द जोलोरिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो देखिए, जोलोरिन क्या हुआ करते थे? जोलोरिन जो है ना एक कस्टम यूनियन हुआ करता था, जो कि प्रूसिया जो देश था ना उसके इनिशिएटिव से ये बना था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि इट वाज अ कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया। तो इसके ऑप्शन सी को आप याद रखिएगा जोलोरिन्स को लेकर। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द 3 वार्स विद प्रूसिया एंड इंडेड विद विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो देखिए, कौन कौन से कंट्रीज जो है ना 3 युद्ध में प्रूसिया के साथ में इन्वॉल्व थे। ये प्रूसिया कौन है? ये जर्मनी का जो है ना मदर नेशन है, समझिए। सबसे पहले जर्मनी जो है प्रूसिया के नाम से जाना जाता था, और उसने जो जर्मनी स्पीकिंग जो बाकी एरिया है उसके साथ वार किया, और विक्ट्री होने के बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें जो थे ना ऑस्ट्रिया था, डेनमार्क था और फ्रांस था। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि प्रूसिया ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में वार किया हुआ था, और जीतने के बाद जो है ना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुआ। इसमें क्वेश्चन 6 है, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर व्हिच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। तो देखिए, जो विचारधारा या आइडियोलॉजी जिसमें लोग जो है ना मांग कर रहे थे कि जो मार्केट है ना वो फ्री कर दिया जाए, कोई भी प्रकार के बैरियर या टेरिफ उसमें इन्वॉल्व ना हो। 19th सेंचुरी यूरोप में ये जो आइडियोलॉजी है इसका नाम था लिबरलिज्म। याद रखिएगा, लिबरलिज्म का मतलब था कि जो मार्केट हैं वो फ्री कर दिए जाएँ, उसमें किसी प्रकार का ड्यूटी या टैक्स ना लगे, ना ही कोई प्रकार का बैरियर उसमें इम्पोज हो। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। कि महात्मा गांधी जो है ना कौन से डेट में इंडिया को रिटर्न हुए थे। तो देखिए, महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे जनवरी 1915 को। ये डेट याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो है ना जनवरी 1915 को इंडिया वापस आ गए थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच प्रोविंस डिड नॉट बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन। किस प्रोविंस ने काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट नहीं किया था। ऑप्शन ए है मद्रास, बी है अहमदाबाद, और सी है हैदराबाद, और डी है लखनऊ। तो याद रखिएगा, मद्रास जो है ना एक ऐसा प्रोविंस था जिसने काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मद्रास। इसके बाद देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु एडेड द अवध किसान सभा इन अवध। कि किसने अवध किसान सभा जो अवध में हुआ था उसको हेड किया हुआ था, यह अध्यक्षता की थी। ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है मदन मोहन मालवीय, सी है बिपिन चंद्र पाल, और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, इसको जो है ना अवध किसान सभा जो अवध में हुआ था उसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930। तो 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, 1930 में मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे ना वो थे सर मोहम्मद इकबाल। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सर मोहम्मद इकबाल जो है वो 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है।
इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एट व्हिच कांग्रेस सेशन। जो रिजोल्यूशन है पूर्ण स्वराज का, वो कौन सा कांग्रेस सेशन में अडॉप्ट हुआ था या स्वीकार किया गया था। ए बॉम्बे है, बी लाहौर है, सी कराची है और डी मद्रास है। तो याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है ना, वो कांग्रेस सेशन लाहौर में जो हो रहा था वहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लाहौर। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि हु आज नोन एज द लायन ऑफ पंजाब। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि लायन ऑफ पंजाब के नाम से किसको जाना जाता था। तो ये है बाल गंगाधर तिलक, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है लाला लाजपत राय और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए हमको मालूम है, आप लोग तुरंत समझ गए होंगे और आप सबको मालूम ही होगा कि लाला लाजपत राय जो थे ना, उनको पंजाब का शेर या लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी रीच इन डांडी टू वायलेट द साल्ट लॉ। तो देखिए साल्ट लॉ से रिलेटेड और डांडी मार्च से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पिक किया इस क्वेश्चन को कि महात्मा गांधी जो है ना, वो कब डांडी पहुंचे थे नमक कानून को या साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। ये है ऑन 5 अप्रैल 1930, बी है ऑन 6 मई 1930, सी है ऑन 6 अप्रैल 1930 और डी है ऑन 7 अप्रैल 1930। तो याद रखिएगा ये पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वो डांडी पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8, हु ऑर्गेनाइज्ड द स्वराज पार्टी इन वेस्ट बंगाल। कि वेस्ट बंगाल में स्वराज पार्टी को किसने ऑर्गेनाइज किया था। ए है बिपिन चंद्र पाल, बी है चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी को वेस्ट बंगाल में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ऑर्गेनाइज किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, द ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गुडेम हिल्स इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। कि जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, किसान थे ट्राइबल गुडेम हिल्स में, ये कौन से राज्य में स्थित है। ए है तमिलनाडु, बी है केरला, सी है आंध्र प्रदेश और डी है कर्नाटका। तो याद रखिएगा ये जो गुडेम हिल्स है ना, ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, इन व्हिच ईयर द इंडिगो सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड। कौन से साल में इंडिगो सत्याग्रह जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो याद रखिएगा ये किया गया था 1917 में। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा कि 1917 द इंडिगो सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब चैप्टर 3 पे पहुंच चुके हैं, जो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु एडाप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल्स। किसने सबसे पहले जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन को एडाप्ट किया था ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। कि ऑटोमोबाइल में क्या होता है कि एक लाइन से सारा का सारा जो मशीन है वो चलते रहता है और अगल बगल के लोग जो है उसके ऊपर काम करते रहते हैं। इससे जो प्रोडक्शन है ना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये हैं हेनरी फोर्ड। सर हेनरी फोर्ड जो थे ना, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ये जो कॉन्सेप्ट है असेंबली लाइन को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको अपनाया था। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, हेनरी फोर्ड। इसके बाद इसमें क्वेश्चन इसका जो नेक्स्ट है कि नेम द प्लेस इन द ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। कि वो कौन सा जगह है और ईयर है जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये है चाइना 1911, बी है टोक्यो 1944, सी है वियतनाम 1939 और डी है ब्रिटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूएसए 1944। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि ये जो यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, वो ब्रिटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूएसए में 1944 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, इट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो देखिए जो ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, जिसके बारे में अभी हमने जाना, इसका आउटकम क्या हुआ था और इससे क्या इस्टेब्लिश हुआ, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इसके कारण पैदा हुआ। ये है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी है यूनेस्को 1945 और डी है FAO 1945। तो याद रखिएगा इसके कारण जो है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई डिड चाइना बिकम एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। कि जो चाइना है ना वो क्यों एक आकर्षक जगह बन गया बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए।
इसका ऑप्शन ए बोलता है कि इट हैड एबेंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल, किसके पास रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था। बी है चाइना वाज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड, कि चाइना जो है ना बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज था। सी है बिकॉज वेजेज वेयर लो इन चाइना। तो देखिए यही मेन रीज़न है कि चाइना में जो मजदूरी है ना वो बहुत कम था, इसी कारण से बहुत सारे जो एमएनसी हैं उनके कारण एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ये हो गया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बिकॉज वेजेज वेयर लो इन चाइना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू, कि मिड 19th सेंचुरी से जो फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ ब्रिटेन में उससे क्या हुआ। ये बोलता है हायर इनकम, बी अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल ब्रिटेन, सी माइग्रेशन ऑफ पीपल टू ब्रिटेन, और डी द अराइवल ऑफ वुमेन इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो देखिए जो फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है ब्रिटेन में उसके कारण जो है इनकम बढ़ने लगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा हायर इनकम। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस, कि कौन सा इनमें से वो देश है जिसके पास इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो है IMF और वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस के ऊपर। ए है फ्रांस, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है रसिया और डी है USA। तो देखिए हम सबको मालूम है इसका आंसर क्या होगा कि सबसे पावरफुल कंट्री जो USA है ना उसको राइट ऑफ वीटो है IMF और वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस के ऊपर, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा USA। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट मेनली इन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वो कहाँ पे लड़ा गया था और किन के बीच में लड़ा गया था। ए है एशिया, बी है यूरोप, सी है अमेरिका और डी है अफ्रीका। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ना वो मेनली लड़ा गया था यूरोप के बीच में, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यूरोप। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कि द जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन इन अफ्रीका वाज डायरेक्टली लिंक्ड टू, जो जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन हो रहा था अफ्रीका में वो किसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड था। ये सर्च फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल गलत है कि ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के सर्च के लिए लिंक्ड नहीं था। बी है इंपीरियल प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल ये जो जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन हो रहे थे अफ्रीका में ना उसका संबंध जो है ना इंपीरियल प्रोजेक्ट्स से था, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इंपीरियल प्रोजेक्ट्स। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ट्रेवलर्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ, ये फूड, बी नॉलेज, सी पीस और डी स्पिरिचुअल लीडर्स। तो देखिए एंशिएंट टाइम में जो यात्री हुआ करते थे वो लंबी दूरी तय किया करते थे किस चीज़ के सर्च में, तो वो नॉलेज के सर्च में जो है ना वो लंबी दूरी तय किया करते थे ज्ञान की तलाश में, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा नॉलेज। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना कि कॉमन फूड्स लाइक पोटैटोज, ग्राउंड नट्स, मेजे, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन, जो सामान्य भोजन है आलू है, मूंगफली है, मेजे है, टमाटर है, मिर्च है और शकरकंद है, ये सब कहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। ये यूरोप है, बी चाइना है, सी अफ्रीका है और डी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो है ना यूरोप में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यूरोप। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्वेश्चन 1 है कि द पर्सन हु गॉट पीपल फ्रॉम विलेज इंश्योर्ड देम जॉब्स, हेल्प देम सेटल इन सिटीज एंड प्रोवाइडेड देम मनी इन टाइम्स ऑफ नीड वाज नोन एज। तो वो व्यक्ति जो कि लोगों को गांव से हायर करता था, उनको जॉब की इंसिक्योरिटी देता था और शहर में सेटल होने के लिए हेल्प करता था और ज़रूरत के समय में उनको पैसा देता था, वो किस नाम से जाना जाता था। ए है स्टेपलर, बी है फुलर, सी है गोमस्ता और डी है जॉबर। तो देखिए वो जो आदमी है ना वो जॉबर के नाम से जाना जाता था, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जॉबर। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई डिड मैनचेस्टर एक्सपोर्ट टू इंडिया डिक्लाइन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्यों मैनचेस्टर से जो एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया में वो कम होने लगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में। ये पीपल वेयर बिजी फाइटिंग द वार, कि लोग जो है ना वार में बिजी थे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है कि लोग वार में बिजी थे इसके कारण डिक्लाइन हुआ था। बी है फैक्ट्रीज क्लोज्ड डाउन ड्यू टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम के कारण फैक्ट्री जो है ना वो बंद हो चुके थे, तो ये भी रीजन नहीं है। इसके बाद इसका सी देखिए कि फैक्ट्रीज एंड मिल्स वेयर बिजी प्रोड्यूसिंग गुड्स टू फुलफिल द नीड ऑफ आर्मी, क्योंकि जो फैक्ट्री और मिल्स थे ये बिजी थे उन सामानों को पैदा करने में, बनाने में, जिससे जो सेना या आर्मी है ना उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि इस कारण से ही जो है ना मैनचेस्टर के जो एक्सपोर्ट थे इंडिया में वो डिक्लाइन होने लगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई वेयर वर्कर्स इन इंग्लैंड हॉस्टाइल टू मशीन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी, क्यों जो वर्कर्स थे इंग्लैंड में वो मशीन्स और न्यू टेक्नोलॉजी के प्रति हॉस्टाइल थे। ये है दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ दिस, जो नहीं जानते थे कि इसको कैसे यूज करें, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इस कारण से वो हॉस्टाइल नहीं थे। बी है दे फियर दैट दे वुड लॉस देयर जॉब्स एंड लाइवलीहुड,
क्योंकि वो डर रहे थे कि मशीन के आने के बाद उनका जो है काम छीन जाएगा, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि उनके अंदर में डर था, इसके कारण वो हॉस्टाइल थे। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना कि वाई वेयर देयर फ्रीक्वेंट क्लेसेस बिटवीन द गुमस्ता एंड द वीवर्स, कि क्यों आमतौर पर लड़ाई हुआ करता था गुमस्ता और बुनकर लोगों के बीच में। ए है द वीवर्स हेटेड फॉरेनर्स, कि जो वीवर्स थे, बुनकर्स थे, वो विदेशियों से नफरत करते थे। बी है द गुमस्ता फोर्स्ड द वीवर्स टू सेल गुड्स एट अ डिक्टेटेड प्राइस, क्योंकि जो गुमस्ता है ना वो जिस रेट पे चाहते थे ना उसी रेट पे उनको माल बेचने के लिए वीवर्स क्या करते थे। तो देखिए इसका ए और बी दोनों ऑप्शन जो है ना गलत है, ऐसा नहीं होता था। सी देखिए कि गुमस्ता वेयर आउटसाइडर्स विदाउट लॉन्ग टर्म और सोशल लिंक विद द विलेज। तो इसका मेन रीज़न क्या था कि गुमस्ता जो है ना वो बाहरी लोग हुआ करते थे और इनका जो कोई लॉन्ग टर्म और सोशल लिंक जो है गांव के साथ में नहीं होता था। तो इसका ऑप्शन सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 5th है कि फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड डिड द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स मेक अ फॉर्चून, कि किस व्यापार से जो शुरुआती उद्यमी थे उन्होंने अपना भाग्य चमकाया। ए है टेक्सटाइल ट्रेड, बी है चाइना ट्रेड, सी है ट्रेड इन टी और डी है इंडस्ट्रीज। तो देखिए जो शुरुआती एंटरप्रेन्योर्स थे ना उन्होंने चाइना ट्रेड के कारण ही अपने भाग्य को या फॉर्चून को बनाया। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, चाइना ट्रेड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि डेस क्रिएटेड द कॉटन मिल। ए ओरविले राइट, बी रिचर्ड आर्कराइट, सी जेम्स वाट और डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल को बनाया था, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 7 देखिए कि जेम्स वाट पेटेंटेड द न्यू इंजन इन, कि जेम्स वाट ने कब अपने न्यू इंजन को पेटेंट किया था। ए 1765, बी 1581, सी 1681 और डी 1781। तो याद रखिएगा 1765 को जेम्स वाट ने अपने न्यू इंजन को पेटेंट किया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कि डेस प्रोडक्ट्स केम टू सिम्बोलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास, कौन से प्रोडक्ट्स जो है ना वो रिफाइनमेंट और क्लास के लिए सिम्बोलाइज करते थे। ये है मशीन मेड, बी हैंडमेड, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो हैंडमेड हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं ना वो सिम्बलाइज करते थे रिफाइनमेंट और क्लास को, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हैंडमेड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि हुगली इन डेस हैड ट्रेड लिंक्स विथ साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स, कि हुगली जो है ना वो कहाँ पे है जिसका ट्रेड लिंक था साउथ ईस्टर्न एशियन पोर्ट्स के साथ में। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा और डी बंगाल। तो याद रखिएगा हुगली रिवर जो है ना वो कोलकाता से बहती है और ये बंगाल में है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल। इसके बाद देखिए इसका ऑप्शन नंबर 10 है कि डेस ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड द रेड सी पोर्ट्स, कौन से इनमें से जो है ना वो गुजरात कोस्ट को कनेक्ट करता है इंडिया से गल्फ और माने खाड़ी देशों में और लाल सागर के जो पोर्ट्स हैं या बंदरगाह हैं उनके साथ में। ए है ओखा, बी है पोरबंदर, सी है सूरत और डी है कांडला। तो याद रखिएगा ये जो है ना सूरत है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर सूरत। अब इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है ना चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है कि हुईच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन टू एडिट द बंगाल गजट अ वीकली मैगजीन, इनमें से कौन थे जिन्होंने बंगाल गजट जो कि एक वीकली मैगजीन है इसको एडिट करना शुरू किया था। ए है जेम्स अगस्टस हिकी, बी है जॉर्ज एलियट, सी है जेन ऑस्टेन और डी है विलियम्स बोल्स। तो याद रखिएगा जेम्स अगस्टस हिकी जो थे ना उन्होंने बंगाल गजट को जो कि एक वीकली मैगजीन था उसको एडिट करना शुरू किया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जेम्स अगस्टस हिकी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच स्कॉलर एक्सप्रेस्ड अ डीप एंजाइटी अबाउट प्रिंटिंग, कि किस स्कॉलर ने गहरी चिंता व्यक्त की थी प्रिंटिंग को लेकर। ए मार्टिन लूथर, बी इरास्मस, सी जॉन गुटनबर्ग और डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा इरास्मस जो है ना ऐसे स्कॉलर थे उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की थी प्रिंटिंग को लेकर, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, इरास्मस। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द अबव इमेज। तो देखिए यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको इसका आंसर तुरंत पता चल जाएगा ये किस टाइप के राइटिंग में लिखा हुआ है, इसका स्क्रिप्चर जो है ना वो कैसा है। तो देखिए ये बोलता है जिकिजी ऑफ कोरिया, बी है पोर्ट्रेट ऑफ जॉन गुटनबर्ग 1584 और सी है गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस और डी है पेजेज ऑफ गुटनबर्ग्स बाइबल।
तो देखिए ये जो लिखावट है ना, ये कोरियन, चाइनीज, जापानीज टाइप का लग रहा है, तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये किस में से है, तो आपको क्या लगाना है कि जेकीजी ऑफ कोरिया, यही इसका आंसर होगा, जेकीजी ऑफ कोरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ चिल्ड्रंस प्रेस वाज सेटअप इन 1857, कि 1857 में कौन सी जगह में चिल्ड्रन लोग का जो प्रेस है ना वो सेटअप हुआ था। ये है इंग्लैंड, बी है स्पेन, सी है फ्रांस और डी है चाइना। तो याद रखिएगा ये जो है ना फ्रांस है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, कि फ्रांस में जो है ना वो चिल्ड्रन का प्रेस जो है 1857 में स्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हिच बुक ऑफ ज्योतिबा फुले वाज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, कि ज्योतिबा फुले की कौन सी किताब जो है ना वो जाति प्रथा के ऊपर बेस्ड है। ये है अमर जीवन, बी है स्त्री धर्म विचार, और सी है सच्ची कर्तव्य, और डी है गुलामगिरी। तो याद रखिएगा गुलामगिरी जो है ना ज्योतिबा फुले की वो किताब है जो कि कास्ट सिस्टम के ऊपर जो है वो बेस्ड है। इसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। इनमें से जो इवेंट्स हुए हैं ना उनको करेक्ट सीक्वेंस में हमको लिखना है, बनाना है, ताकि जो है ना ओल्ड एडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का वो एक सीक्वेंस बने। ये है वर्नाक्युलर लैंग्वेजेज, सेकेंड है पर्शियन, थर्ड है अरेबिक और फोर्थ है संस्कृत। तो देखिए सबसे पहले जो है ना संस्कृत था, संस्कृत आदि लैंग्वेज है, याद रखिएगा ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना इसमें अरेबिक है ना, अरेबिक इसका सेकेंड हो जाएगा। फिर इसमें पर्शियन है, और पर्शियन के बाद जो है ना फिर वर्नाक्युलर लैंग्वेजेज जो है ना ये आते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा कि 4 3 2 1। तो देखिए ऑप्शन किस में 4 3 2 1 है, तो 4 3 2 1 जो है ना वो ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा 4 3 2 1। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कंसीडर करना है। फर्स्ट है नावेल्स अ न्यू लिटरेरी फॉर्म डेवलप इन यूरोप। तो जो नावेल्स उपन्यास होता है ना, एक नई लिटरेरी फॉर्म जो था वो यूरोप में डेवलप हुआ। सेकेंड, नावेल्स वर रिलीजियस टेक्स्ट यूज्ड बाय पोप एंड प्रीस्ट टू स्प्रेड देयर फेथ एमंग द कॉमन पीपल। और ये जो नावेल्स होते थे वो धार्मिक किताबें हुआ करती थी, जिससे पोप और जो पादरी लोग हुआ करते थे ना उन्होंने उनके जो फेथ हैं, विश्वास है, उसको आम लोगों तक फैलाया। थर्ड है नॉवेल्स कंटेन लाइफ स्टोरीज एक्सप्रेसिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस रिलेशनशिप रीड बाय ऑल दोज हु कुड रीड। और नॉवेल्स में क्या होता था, जीवन की कहानियाँ होती थीं, व्यक्तियों के अनुभव हुआ करते थे, संबंध हुआ करते थे, और सभी लोग जो उसको पढ़ सकते थे वो लोग उसको पढ़ते थे। चूज़ द करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर को हमको चूज करना है। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, और सी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फोर्थ तो इसमें है ही नहीं। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा ना इसका फर्स्ट एंड थर्ड होगा, कि नावेल्स जो है एक नया लिटरेरी फॉर्म था जो कि यूरोप में डेवलप हुआ था, और इसमें जो है ना जीवन की किताबें हुआ करती थी। ये कोई धार्मिक किताब, नावेल तो होता ही नहीं, उपन्यास होता ही नहीं, आपको मालूम होगा। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम द हब ऑफ द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल कल्चर प्रिंटिंग। कि इनमें से कौन सा शहर जो है ना वो वेस्टर्न स्टाइल स्कूल कल्चर प्रिंटिंग का हब बन गया, मुख्य केंद्र बन गया। ए है बर्लिन, बी है शंघाई, सी है पेरिस, और डी है ब्रिटेन। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शंघाई। शंघाई वो शहर था जो कि वेस्टर्न स्टाइल स्कूल कल्चर प्रिंटिंग का हब बन गया। तो आशा करता हूँ मेरा जो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।